वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ और आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, पोतघा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया था? तो ये पाया गया था लोथल में। जो लोथल है ये गुजरात के भोगवा नदी, ठीक है, गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ से सबसे शुरुआती चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, और जो ये लोथल था ये सिंधु घाटी के लोगों के लिए एक बंदरगाह के रूप में सेवा करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में अग्नि की पूजा अग्नि देवी की खोज से सिद्ध होती है। तो ये सिद्ध होती है कालीबंगा और लोथल से। ठीक है, सिंधु घाटी में अग्नि की जो पूजा थी वो कालीबंगा और लोथल के जो किले थे वहाँ से ये वेदिकाएं मिली हैं। ठीक है, तो वहाँ से सिद्ध होता है कि कालीबंगा और लोथल में अग्निवेद की खोज सिद्ध होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, त्रिरत्न का अर्थ है 3 रत्न। ठीक है, बुद्ध, धर्म और संघ। धर्म का अर्थ है उनकी शिक्षा से। ठीक है, और संघ था उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते थे। ठीक है, बुद्ध धर्म। ठीक है, आपसे पूछा जाए बुद्ध धर्म, तो बुद्ध धर्म यह विश्वास है जो सिद्धार्थ गौतम यानी कि बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ये बुद्ध धर्म है। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म 563, ठीक है, 563 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इन्हें बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ और इन्होंने सारनाथ में यानी बनारस में अपना पहला उपदेश दिया और ये 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका निधन हुआ था। ठीक है, क्योंकि आपसे बुद्ध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनके जन्म से रिलेटेड, उनके निर्वाण से रिलेटेड, या उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो जो चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन के साथ बता रही हूँ वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में, और आप चाहे तो उनको सुन भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसे तो दोस्तों आपको जितना हम जिस क्वेश्चन को लिखते हैं और जितनी बार लिखते हैं, जिन जिन बातों को हम लिखते हैं उनको हम कभी नहीं भूलते हैं और हमेशा वो हमें याद रहती है। हम उनको दोबारा से रिमाइंड कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन काफ़ी बार हम वीडियो को ऐसे ही देखते हैं और फिर हमारे माइंड से वो स्किप हो जाती हैं। लेकिन अगर जो हम लिख लेते हैं तो उन बातों को हम कभी भी दोबारा रीड कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता की चित्रकला में मंजूश्री किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, अजंता की चित्रकला में बुद्ध के आसपास 3 सुरक्षात्मक देवताओं में से एक मंजूश्री हैं। ठीक है, अब ये मंजूश्री को भी अजंता की गुफाओं में दर्शाया गया है। ठीक है, ये बुद्ध की बुद्धिमत्ता से, ठीक है, ये बुद्ध की बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमत्ता से संबंधित है और यह अपने हाथों में बुद्धिमत्ता की तलवार उठाए एक पुरुष बोधिसत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनागिरी डैश का एक तीर्थ स्थल है? तो ये तीर्थ स्थल है जैन का। ठीक है, सोनागिरी मध्य प्रदेश, ठीक है, ये जो सोनागिरी है ये मध्य प्रदेश का एक स्थान है जो दतिया जिले में, ठीक है, याद रखेंगे, दतिया जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ठीक है, इस स्थान पर 9वीं शताब्दी, दोस्तों मैं बहुत ही आराम से बोल रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, 9वीं शताब्दी से बहुत सारे जैन मंदिर स्थापित हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो सोनागिरी है यहाँ पर 9वीं शताब्दी से बहुत सारे जैन मंदिर स्थापित हुए। भक्तों और तपस्वी संतों के बीच यह स्थान आत्म अनुशासन, ठीक है, ये बातें याद रखेंगे, आत्म अनुशासन
ठीक है, आत्मानुशासन, तपस्या, मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय है। ठीक है, ये चीज़ें प्राप्त करने के लिए ये जगह जो है वो लोकप्रिय है। ठीक है, एक प्रसिद्ध जैन संग्रहालय भी सोनागिरी में स्थित है। ठीक है, और जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्र प्रभु, ठीक है, चंद्र प्रभु जो कि 8वें तीर्थंकर, ठीक है, 8वें तीर्थंकर थे, इनके समय से 5.5 करोड़, ठीक है, 5.5 करोड़, याद रखेंगे, 5.5 करोड़ तपस्वी संतों ने यहाँ मोक्ष यानी कि मुक्ति हासिल की है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा किला बनवाया? तो ये बनवाया था उदयन ने। ठीक है, उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, इसने पाटलिपुत्र को, ठीक है, इसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, और पटना में गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर एक किला भी बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो ये था अशोक। ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, अशोक बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार जो था वो भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था। ठीक है, बिंदुसार भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी पाटलिपुत्र। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का समय जो था, मौर्य साम्राज्य का जो समय था वो था 321 से 185 यानी कि 185 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय केंद्रों में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, वो कौन कौन से केंद्र थे वो आपको पता होना चाहिए। तो वो केंद्र थे, एक तो राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र और तक्षशिला, उज्जैनी और तोसाली और सुवर्णागिरी। ठीक है, ये प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट है, और जो तीसरी बौद्ध परिषद थी वो भी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक काल के दौरान कौन 2 विधानसभाएं क्या थी? तो ये थी समिति और सभा। नेक्स्ट है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद 3 कहा जाता है? तो कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद 3 कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857, ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये 1856 से, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, 1856 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए? तो ये किए गए थे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। ठीक है,
नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे? तो ये थे बौद्ध दार्शनिक। ठीक है, नागार्जुन बौद्ध दर्शन शून्यवाद के, ठीक है, याद रखेंगे जो नागार्जुन थे बौद्ध दर्शन शून्यवाद वाद के प्रतिष्ठापक तथा माध्यमिक मत के पुरस्कारक प्रख्यात और बौद्ध आचार्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो ये थे 24वें तीर्थंकर। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार वर्तमान में 24 तीर्थंकर है। ठीक है, आप सभी को पता है 24 तीर्थंकर हैं, जिनका क्रम भगवान ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव से लेके महावीर स्वामी जी तक है। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडल ग्राम में। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म 599, ठीक है, 599 वर्ष पहले वैशाली जो गणतंत्र के कुंडल ग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी थी त्रिशला के यहाँ पर चैत्र शुल्क, ठीक है, चैत्र शुल्क की 13 को हुआ था। ठीक है, ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद जो राज्य था उसकी उन्नति होने लगी थी और इसीलिए उनका नाम वर्धमान पड़ गया था या रखा गया था। ठीक है, वर्धमान रखा गया था। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कुंडलवन, कश्मीर में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कहाँ आयोजित हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन था वो 249, ठीक है, 249 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी तिस ने। ठीक है, किसने की थी? तिस ने की थी। ठीक है, इसी संगति में अभिधम्मपिटक, ठीक है, आपको पता ही होगा सब, किसी को पता भी नहीं होगा तो नाम तो सुना ही होगा। अभिधम्मपिटक की रचना भी हुई थी और बुद्ध भिक्षुकों को विभिन्न देशों में भेजा गया था। ठीक है, और जो अशोक का पुत्र था महेंद्र, ठीक है, अशोक का पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। ठीक है, इनको श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है, बौद्ध के प्रचार के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट है झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। तो ये स्थित है झरिया में। ठीक है, झरिया कोयला संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो झरिया है ये कहाँ पर है? झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और जो ये झरिया है ये झारखंड में 15वां सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से। ठीक है, भारत में कोल माइन, ठीक है, कोल माइनिंग की शुरुआत सबसे पहले रानीगंज में हुई थी। ठीक है, सर्वाधिक तो झरिया में है लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी रानीगंज से। ठीक है, नेक्स्ट है कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो ये है झरिया के। ठीक है,
भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भारत के कुल कोयला उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा गोंडवाना युगीन चट्टानों से मिलता है। ठीक है, ये पूरा इलाका तकरीबन 90,650, ठीक है, 90,650 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। ठीक है, इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र जो है वो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। ठीक है, इन राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है धनबाद में। ठीक, नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ। ठीक है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तो उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है। ठीक है, तो ये पूर्ण सघन माध्यम में लौट जाते हैं और इस प्रकार का जो प्रकाश पुनः लौटना होता है, ये जो पुनः लौटता है इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो ये बनता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। ठीक है, इंद्रधनुष पानी की बूंदों में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के जो फैलाव के कारण बनने वाला एक संयोजन होता है। ठीक है, और इसका जो परिणाम है वो क्या होता है कि आकाश में प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। ठीक है, यानी कि रंगावली दिखाई पड़ती है। तो इंद्रधनुष आकाश में हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि इंद्रधनुष जो आकाश में जो दिखाई देता है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। यानी कि सूर्य अगर जो सुबह निकलता है तो पश्चिम दिशा में दिखाई देगा और अगर जो शाम को दिखाई देता है तो पूर्व दिशा में दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ट्वेंटी फाइव और 25 है पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो ये आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पे। ठीक है, एंडोस्कोपी एक बोल सकते हैं कि मेडिकल में होता है, जो कि अगर जो किसी को कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर तो वो एक मशीन होती है जिसकी एंडोस्कोपी, जिससे वो शरीर के अंदर देख सकते हैं, जो खाली जगह होती है वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, एक तरह का कैमरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर गुजरता है तो दूसरे माध्यम से इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। तो ये थे राम सुभंग सिंह। ठीक है, जो राम सुभंग सिंह है ये भारतीय राजनेता थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और 3 और 4 लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ में रहे। ठीक है, इन्होंने 1969 में लोकसभा में विपक्ष नेता के रूप में कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट है
भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो ये होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के अधीन कार्य करता है और सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति 3 वर्ष, ठीक है, 3 इयर्स की अवधि के लिए की जाती है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सर्वोच्च कानूनी अफसर होता है। ठीक है, यहाँ से बताया भी गया प्रशासनिक अधिकारी कानूनी अफसर होता है। ठीक है, ये महान्यायवादी के सहायता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जबकि अतिरिक्त जो सॉलिसिटर है, सॉलिसिटर जनरल है, वो सॉलिसिटर जनरल की सहायता करता है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल भी कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो देता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल यानी कि महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, किसकी? महाअधिवक्ता एडवोकेट की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, तो ये होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 165, ठीक है, 165 के 1 में के तहत, इसके तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अनहित किसी व्यक्ति को राज्य का महाअधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना। ठीक है, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे कलेक्शन, और आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।